लास्ट क्लास में बस यही खत्म किया था अपन ने, तो एक बार ध्यान से सुनो, इधर ही समझा देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लेना, पहले समझ लो आप। मान लो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट 1 के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो टेन थीटा इज b2/b1, है ना। जो रिजल्टेंट है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो 1 के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इस ट्राइंगल से देखो B1 और B2, इनका रिजल्टेंट ये रहा, ट्राइंगल लॉ से ये रिजल्टेंट B1 के साथ यदि एंगल थीटा बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो टेन थीटा इज B2/B1, तो नीचे B1 आ जाएगा। याद रख लो, ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो, और इतनी बार यूज करेंगे कि यूं याद हो जाएगा, जिसके साथ एंगल थीटा है वो नीचे आ जाता है। तो क्या होना चाहिए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट यदि 1 के साथ एंगल थीटा बना तो टेन थीटा इज B2/B1, B1 नीचे आ जाएगा। ये सभी वेक्टर्स के लिए वैलिड है, दिस इज बेसिकली टैंजेंट लॉ। आज की क्लास इंडिपेंडेंट है क्या? यस, वेरी मच इंडिपेंडेंट। थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर से लिंकेज रहेगा थोड़ा बहुत। शुभ दोपहर गुरु जी खुश रहो बेटा। चलो, तो ये टैंजेंट लॉ है बेसिकली, ये पूरा स्टेटमेंट आ गया उसका, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है इंस्ट्रूमेंट टैंजेंट गैल्वानोमीटर। तो टेंजेंट गैल्वानोमीटर, जिसको अपन टीजी से सिंबलाइज करेंगे, टीजी, ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज बेस्ड ऑन टैंजेंट लॉ। दिस करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन टैंजेंट लॉ। ठीक है, लिख लो ये फटाफट, या रुक जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले जो मैं समझा रहा हूं वो भी समझ लो, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट लेना। इस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग जो है वो समझना है, बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा सा 3D व्यू है थोड़ा सा। इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक सर्कुलर कॉइल लेते हैं, सर्कुलर कॉइल, ठीक है, और उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट करते हैं। इधर सेट कर देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो दो एक व्यूज हैं वो समझना आपको, जैसे ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस कॉइल को मैग्नेटिक मेरिडियन के वर्टिकल प्लेन में सेट करते हैं, और मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी प्लेन में है, जिस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती है, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसी प्लेन में रहेगा। साउथ से नॉर्थ की तरफ, मान लीजिए साउथ और ये नॉर्थ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा, इस एक पॉइंट पुराना वाला मैं रिपीट कर देता हूं इसके पहले, कि मान लीजिए इस प्लेन में कोई नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है, ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, तो उस प्लेन में जिधर भी रिजल्टेंट फील्ड होगी, जिधर रिजल्टेंट फील्ड होगी, ये नीडल उसके अलोंग अलाइन हो जाएगी। तो किसी नीडल का जो अलाइनमेंट है वो रिजल्टेंट फील्ड डिसाइड करती है। मान लीजिए किसी एक फील्ड का एक कंपोनेंट बी इधर है और एक कंपोनेंट बी इधर है, इस प्लेन में, जिस प्लेन में ये नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है, मान लो। अब इस नीडल को फ्रीली रोटेट करने वाली नीडल को छोड़ा, तो वो बताओ 1 के अलोंग अलाइन होगी कि 2 के अलोंग, कि दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, जल्दी बताओ। बाइसेक्टर। तो जिधर रिजल्टेंट फील्ड है, मैग्नेटिक नीडल हमेशा किसके अलोंग अलाइन होगी, जिधर रिजल्टेंट फील्ड है उधर मैग्नेटिक नीडल अलाइन हो जाएगी। ठीक है, ये बैकग्राउंड है, ये हमको पहले से मालूम है कि मैग्नेटिक नीडल रिजल्टेंट फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर ये जो कॉइल है मैग्नेटिक मेरिडियन में, वर्टिकल कॉइल है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहां पर एक कंपास निडल रखी हुई है सेंटर पे। अभी सेंटर पे जो कंपास निडल है वो किधर पॉइंट करेगी, इस प्लेन में जो फील्ड है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसके अलोंग अलाइन हो जाएगी। ठीक है भाई। और अब यदि हम इस कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, यह है BH, इस कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो वो इधर फील्ड जनरेट करेगा, कॉइल की फील्ड इधर आ जाएगी इसी प्लेन में। और मान लो जो फील्ड जनरेट हो रही है, कॉइल सपोज जो फील्ड जनरेट कर रहा है वो भी BH के बराबर है, कॉइल की फील्ड भी BH के बराबर है। तो अब जो मैग्नेटिक नीडल है वो इधर रहेगी कि इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इधर आ जाएगी, दोनों के बीच में जो फील्ड है इधर गया, ये कॉइल की फील्ड इधर आ गई। तो अब रिजल्टेंट फील्ड, ये भी BH ये भी BH, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर आ जाएगी, तो नीडल जो है 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये कौन डिसाइड करेगा, रिजल्टेंट फील्ड।
तो यदि बी एच से रिजल्टेंट 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है तो ये नीडल भी 45 डिग्रीज पे अलाइन हो जाएगी। इज इट क्लियर? आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा? रिजल्टेंट फील्ड। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है, एक बार फिर, यदि ये बी एच है और ये बी ऑफ कॉइल है, इधर बी ऑफ कॉइल है और मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए यहां से एंगल थीटा बना रही है, इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड भी यहां से एंगल थीटा पे। तो रिजल्टेंट फील्ड BH के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो B2 बाई B1 इज tan थीटा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। रिजल्टेंट फील्ड जिस फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाती है वो नीचे आ जाती है। देखो ये डायग्राम, तो एक बार लास्ट टाइम विजुअलाइज करा रहा हूं। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहाँ कंपास निडल है, उसमें ये कंपास निडल इधर शो करेगी, इधर इधर अलाइन हो जाएगी क्योंकि सिर्फ अर्थ की फील्ड है। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की फील्ड रहती है तो कंपास निडल BH के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगी। अब ये जो कॉइल है इसमें करंट फ्लो होगा तो उसकी फील्ड इधर आ जाएगी, तो अब नीडल यहां नहीं रहेगी, वो किधर अलाइन होगी? इन दोनों के रिजल्टेंट के अलॉन्ग। और मान लीजिए नीडल जो है यहां से एंगल थीटा पे आके रुक जाती है, इसके मतलब रिजल्टेंट फील्ड भी BH के साथ एंगल थीटा बना रही है, यहां थीटा बना रही है। तो रिजल्टेंट फील्ड का BH के साथ वही एंगल रहेगा जितने से नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। तो रिजल्टेंट BH के साथ एंगल थीटा बना रही है तो BH नीचे आ जाएगा। तो ये रिलेशन, ये वर्किंग रिलेशन है। सारे क्वेश्चंस इससे बनेंगे। आर यू एबल टू विजुअलाइज? यस 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 बेटा वैदेही, बिल्कुल ठीक है। ये समझ में आ गया टेंजेंट गैल्वानोमीटर का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर इस क्वेश्चंस और एक टर्म और, बी ऑफ कॉइल। देवेश, बी सी इज बी ऑफ कॉइल। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इससे बढ़िया वाला। ठीक है, ये तो लिखो। इसका मैं एक व्यू और ड्रॉ कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लो। जैसे मान लो ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं, और आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए एक डायग्राम। इस साउथ से नॉर्थ, ध्यान से सुनो बेटा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये कॉइल ऐसा रखा है, ऐसा रखा है मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये कॉइल ऐसा रखा हुआ है, गोल घुमा हुआ है। ठीक है, ये कॉइल ऐसा है तो कॉइल का एक्सिस इधर रहेगा, और इस कॉइल के सेंटर पे एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी हुई है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये नीडल ऐसे रोटेट कर सकती है। तो शुरुआत में नीडल जो है वो किधर रहेगी? वो नीडल रहेगी BH के अलॉन्ग, इधर रहेगी। और जब इस कॉइल में करंट फ्लो कराना चालू किया, ये उसके एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है वर्टिकल प्लेन में, तो अब उसकी फील्ड जो है इधर आ जाएगी, फील्ड ऑफ कॉइल। तो मैग्नेटिक नीडल अब रिजल्टेंट के अलॉन्ग पॉइंट करेगी। तो मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए यहां से एंगल थीटा पे आके रुकी है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट BH के साथ थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा बनता है tan थीटा में वो नीचे आ जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है, थोड़ा सा और। अब B ऑफ कॉइल, ध्यान से सुनो बेटा, B ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाय BH इज tan थीटा। अब कॉइल की जो खुद के सेंटर पे फील्ड है, किसी भी कॉइल की सेंटर पे फील्ड जो है, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। बस B ऑफ कॉइल के लिए फॉर्मूला यूज कर दिया, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R, एक टर्न की फील्ड इनटू n इज रिजल्टेंट फील्ड। तो B कॉइल बाय BH इज tan थीटा। तो I को छोड़ के बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो। I को छोड़ के ये जो I है इसको छोड़ दो, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो 2RBH ऊपर चले जाएगा, म्यू नॉट एन नीचे चले जाएगा। तो I इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन इनटू tan थीटा। और ये जो एक्सप्रेशन है, I को इधर छोड़ने के बाद जो उधर सब चले जाता है tan थीटा के अलावा जो भी ये बचा इधर, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर। इसका नाम याद रखना है।
और ये घोटना नहीं है, ये ऑन द स्पॉट डिराइव करेंगे, एक स्टेप में, कुछ भी नहीं घोटना इसमें, नथिंग, बस ये ध्यान रखना वो जो थीटा है वो बीएच के साथ है, पहले नीडल बीएच के अलॉन्ग है और कॉइल में फील्ड जनरेट हुई तो रिजल्टेंट के अलॉन्ग अलाइन हो गई, तो जो एंगल अपन मेजर कर रहे हैं वो रिजल्टेंट फील्ड का बीएच के साथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, बाकी तो सब अपन ऑन द स्पॉट डिराइव करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन इसको के कह दिया, तो अब रिलेशन लिखेंगे आई इज इक्वल टू के टेन थीटा, और बस एक पॉइंट लिख लो, फिर न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। यहां पर जो के है, दिस के इज डिफाइंड एज, आगे लिखा है तो उसको यूज कर लें, यस दिस के, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, और फिर अब के की एक डेफिनेशन, के is defined as current which produces deflection of 45 degrees. It is defined as current, it is equal to current which produces deflection of 45 degrees. ठीक है, इसको समझ लो, जैसे I जो है I is equal to k tan theta। यदि ऐसा करंट फ्लो होता है जिसके लिए कि डिफ्लेक्शन 45 डिग्रीज हो जाता है, तो आप यदि यहां 45 रखोगे तो I is equal to that current which produces 45 degrees, तो K is equal to this current। K उस करंट के बराबर है जो 45 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन कॉज करता है, तो ये याद रखना अपने को। और फिर ये भी याद रखना है, एट 45 डिग्रीज सेंसिटिविटी ऑफ TG यानी टेंजेंट गैल्वानोमीटर इज मैक्सिमम। इसको घोटना है आपको, इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा मैं, कोई काम का नहीं। क्या पूछा बेटा आपने श्रुति? चलो अब देखो ध्यान से क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आप ऑन द स्पॉट ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, मैं पढ़ देता हूं। अ सेल ऑफ 10 वोल्ट 1 ohm, a cell of 10 volt 1 ohm sends current through tangent galvanometer of 4 ohm. If series resistance of 10 ohm is connected in circuit, deflection becomes 45 degrees. Find reduction factor, है ना। मैं समझाऊंगा, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा क्या कहता है क्वेश्चन, इससे ना काम करने का तरीका एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, वो कह रहे हैं कि भाई एक सेल है, इसको टेंजेंट गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया है और सर्किट में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया। ये टेंजेंट गैल्वानोमीटर जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है, एक सेल को जिसका ईएमएफ 10 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, एक टेंजेंट गैल्वानोमीटर से जोड़ा है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, और सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया जो 10 ओम है। मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा करने पर इस अरेंजमेंट से जो करंट फ्लो होता है वो यहां 45 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन कॉज कर रहा है। तो आपको के की वैल्यू पूछी है, ध्यान से सुना, यहां पर I इज इक्वल टू के टेन थीटा, एक ये रिलेशन है। ये कब यूज करेंगे, जब आपको I और थीटा दे रखा तो के निकालने के लिए। के की वैल्यू पूछी है तो दो फॉर्मूले आपके पास, एक तो I इज इक्वल टू के टेन थीटा और दूसरा के जो है वो एक्सप्रेशन, किसी एक एक्सप्रेशन को अपन ने के से रिप्लेस किया, तो ऑन द स्पॉट कैसे लिखेंगे एक बार ध्यान से सुनो। हमारे पास है बी ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाय बी एच इज इक्वल टू टेन थीटा। बी एच को उधर ले जाते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, सेंटर पे एक टर्न की फील्ड इनटू एन, फिर ये 2r को भी उधर ले गए, एन और म्यू नॉट को भी उधर ले गए। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड के। घोटना नहीं है बेटा, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं, ऑन द स्पॉट एक एक लाइन में आप लिख सकते हो,
फटाफट ये के की वैल्यू हो जाएगी। तो के का एक एक्सप्रेशन ये आ गया। तो बेसिकली इस पूरे केस के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये आई इज इक्वल टू के tan थीटा, और के का ये एक्सप्रेशन के इज इक्वल टू दिस। अभी यहाँ पे आपको यदि के की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस और पीएच जहां पे देखें वो ये वाला एक्सप्रेशन वहां यूज करेंगे, जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस और पीएच की वैल्यू दे रखी है, जहां पे करंट और थीटा दिया है, ये वाला रिलेशन। तो क्या कहते हैं भाई, के बताओ थीटा कितना है 45, और आई बताओ यहाँ करंट कितना है, और बहुत मुश्किल है ये तो, असंभव जैसा लग रहा है। अरे टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 10 ओम डिवाइडेड बाय, सॉरी 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 15 ओम, क्या आ गया? ये लेवल है क्वेश्चंस का बेटा, एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, जयिता बेटा एक बार कनेक्शन चेक कीजिए आप, क्योंकि अभी सेल चेंज किया मैंने। साउंड की प्रॉब्लम आ रही है क्या किसी और को? नो सर। जयिता आप कनेक्शन चेक करो बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेने के पहले हटाने दो, और जो लोग सॉल्यूशन के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो थोड़ा वेट कर ले। टेंजेंट गैल्वानोमीटर हैज 50 टर्न्स, इट्स रेडियस इज 20 सेंटीमीटर्स, और जहां इसे यूज कर रहे हैं वहां अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.3 गॉस है, और आपको कहते हैं भाई करंट बताओ जब 30 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन है या जब 45 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन है। तो यहां पर अपने को नंबर ऑफ टर्न्स आर वगैरह दे दिए, तो हमारे पास बेसिक रिलेशन है बी एच, सॉरी बी कॉइल बाय बी एच इज टेन थीटा, तो बी एच उधर ले जाओ, और यहाँ बी कॉइल म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, ये सिंगल टर्न के कारण n टू n, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे के यूज नहीं करना है, ना दिया है ना पूछा है। तो देखो आपको म्यू नॉट की वैल्यू मालूम है, दिस इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये मीटर में कन्वर्ट करके रख दो। एन आपको दे दिया है, बी एच की वैल्यू दे दी है, थीटा दोनों केसेस के लिए दिया है, तो क्या निकल जाएगा? करंट। खत्म ये टॉपिक, टेंजेंट गैल्वानोमीटर इज ओवर। टेस्ट में अगले 2 लेक्चर में जो और पढ़ेंगे वो आएगा बेटा, है ना, खत्म हो जाएगा टॉपिक, 2 लेक्चर का और है, 2 मोर लेक्चर्स एंड दिस टॉपिक इज ओवर। नोट कर लिया ये, दोनों केसेस के लिए आप करंट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो टेंजेंट गैल्वानोमीटर के नहीं है, टैंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, और जो सॉल्यूशन के साथ लेना चाहते हैं वेट करें। पढ़ देता हूं मैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर आइडेंटिकल कॉइल्स आर कॉन्सेंट्रिक both in vertical plane, both are vertical, identical coils concentric, नहीं चलने दो, ये बिना वर्टिकल प्लेन के भी आ जाएगा। Two mutually perpendicular coils are concentric carrying I1 and I2. If compass needle kept at common center makes an angle alpha with axis of 1, find I1 by I2. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं नहीं कराता हूं ना, तो कुछ लोग तो कर लेंगे लेकिन एकदम फ्री फ्लो सॉल्यूशन जनरेट नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, दोनों कॉइल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, तो अरेंजमेंट को 3D में मैं शो करता हूं, अपने को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक इस प्लेन में, एक उसके परपेंडिकुलर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों कॉइल्स के एक्सिस भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जो फील्ड है वो तो एक्सिस के अलोंग होती है, जो फील्ड है वो तो एक्सिस के अलोंग होती है। तो मैं प्लॉट करता हूं, ये 1 का एक्सिस, 1 ऐसे रखा है, 1 का एक्सिस, और 2 उसके परपेंडिकुलर रखा है, ये 1 का एक्सिस, एक्सिस ऑफ 1, तो B1 इस डायरेक्शन में रहेगी 1 के एक्सिस के अलोंग। मैं ये ड्रॉ कर सकता हूं कॉइल, बट मैं कॉइल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। अरे क्यों अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएं, हमें मालूम है जो कॉइल है उसकी फील्ड उसके एक्सिस के अलोंग होती है, तो ये कॉमन सेंटर है, वहां पर ये एक की फील्ड इधर जाएगी और एक की फील्ड इधर आएगी। देखो ये जो इस प्लेन में उसकी फील्ड इधर आ जाएगी, जो उसके परपेंडिकुलर है उसकी फील्ड इधर चले जाएगी। तो मैं कॉइल्स अवॉइड कर रहा हूं, दोनों
कॉइल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों के एक्सिस भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दोनों की फील्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जो नीडल कॉमन सेंटर पे रखी है, कॉमन सेंटर यहां पर जो नीडल है वो वन के एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है। तो टेंजेंट लॉ क्या कहता है? जो नीडल है वो हमेशा रिजल्टेंट फील्ड के अलोंग अलाइन होगी बेटा, जो हमेशा रिजल्टेंट के अलोंग अलाइन होगी। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसका एंगल B1 के साथ अल्फा है, तो टेन अल्फा में कौन नीचे आ जाएगा? B2/B1। पहली तो बात ये हो गई, ठीक है, B2/B1 आ गया टेंजेंट लॉ। और हमको मालूम है B जो है दोनों के लिए सेंटर पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, दोनों आइडेंटिकल है तो रेडियस सेम है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। सर्कल के सेंटर पे फील्ड, तो फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो दिस इज I2/I1। tan अल्फा B2/B1 इज सिंपली I2/I1। तो अपने को I1/I2 निकालना है, तो कॉट अल्फा। बिल्कुल बढ़िया, कॉट अल्फा सही है। विराज, हेमांग, अवनी, गुड गुड गुड। ये प्योरली टेंजेंट लॉ के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा एक दो क्वेश्चन से फील आ जाएगा तो किसी भी लेवल के क्वेश्चन स्ट्राइक कर लोगे। हटा दूं इसको, मतलब आगे बढ़े? क्लियर है, चलो। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सुनो, समझो, फिर नोट करना, स्क्रीनशॉट बाद में लेना। हमने ऐसा किया है, समझाता हूं, फिर क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहां लिख दूंगा। दो बार मैग्नेट्स को मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया है, दो बार मैग्नेट्स को जोड़ दिया मिड पॉइंट पे, और दोनों को परपेंडिकुलर रखा है। दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स M1 और M2 ऐसा। और ये इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता पूरा सिस्टम। इसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा है, और ऐसा पता चला है कि फाइनली जहां ये इक्विलिब्रियम में है, जहां ये इक्विलिब्रियम में है वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, वो M2 के साथ एंगल अल्फा बना रही है। ये क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो M2 है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, और आपको M1/M2 पूछा है। इज द क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैंने उसको डायग्राम फॉर्म में समझा दिया है, ठीक है। अब आप बताओ, ट्राई करो। इसके दो मेथड्स हैं, मैं बता देता हूं यार, अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो मेथड से, दोनों बहुत ध्यान से सुनो बेटा, दो कॉन्सेप्ट से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों को, इन दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स को सिंगल मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। इन दो मैग्नेट्स के कॉम्बिनेशन को सिंगल मैग्नेट से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे फील्ड मैंने प्लॉट करी, ध्यान से सुनिएगा, ये फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो सिंगल मैग्नेट है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, जो मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों का रिजल्टेंट है, वो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे बताओ कहां रहेगा? सिंगल मैग्नेट, उसको छोड़ दिया है, तो वो किस पोजीशन में रहेगा? तो आप जवाब देंगे सर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होके इक्विलिब्रियम में मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है जिससे अपन ने इसे रिप्लेस किया कॉम्बिनेशन को, वो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होके इक्विलिब्रियम में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इस फील्ड के अलोंग है। जिस सिंगल मैग्नेट से अपन रिप्लेस कर रहे हैं वो सिंगल मैग्नेट इसके अलोंग अलाइन होना चाहिए। सिंगल मैग्नेट यानी इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का जो सिंगल रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो इधर ही मिलना चाहिए। मतलब M1 और M2 का रिजल्टेंट M2 के साथ कितना एंगल बना रहा है? M2 के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा निकालेंगे
तो कौन नीचे आएगा? M2 नीचे आ जाएगा। और अपने को पूछा है M1/M2 10 अल्फा। इज दिस ओके? पहला सॉल्यूशन पहले हाँ या ना बताओ। एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर क्लियर। रिपीट कर दो, श्रुति बार बार बोल रही, रिपीट कर दो एक बार सब के लिए। यदि हम इन दोनों को सिंगल मैग्नेट से रिप्लेस करते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट Mr, भूल जाओ दो मैग्नेट है, सिंगल से रिप्लेस कर दिया, तो ये सिंगल मैग्नेट बताओ किधर इक्विलिब्रियम में मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होके, है ना? इन दोनों को सिंगल मैग्नेट से रिप्लेस किया और उसका मैग्नेटिक मोमेंट Mr बोला है, तो क्या वो इधर इक्विलिब्रियम में रह सकता है? बताओ वो सिंगल मैग्नेट इधर इक्विलिब्रियम में रह सकता है कि नहीं? ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा के उसको इधर अलाइन करेगी। तो जहां वो सिंगल मैग्नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इक्विलिब्रियम में मिलेगा, दैट पोजीशन इज दिस। पहले इसको बताओ यस और नो, ये वाला पॉइंट। श्रुति और जो दो तीन लोगों ने बोला था, तो जो सिंगल मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइनली यहीं अलाइन होके रुकेगा। वो सिंगल मैग्नेट यानी उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट M1 और M2 का रिजल्टेंट। कैसे मिलेगा ये मैग्नेटिक मोमेंट? इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इसके अलोंग मिलेगा। तो वो रिजल्टेंट M2 से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो जिसके साथ एंगल अल्फा है वो नीचे आ जाता है 10 अल्फा में। अब क्लियर है बेटा? श्रुति एंड अदर पीपल हु आर आस्किंग डाउट? कशिश ठीक है। अच्छा, ये मेथड वन हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है। सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इस सॉल्यूशन का तो ले लो। ठीक है। अब सेकेंड जो मेथड है, वंडरफुल मेथड, वो टैंजेंट लॉ का डेरिवेशन भी हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझो कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरा कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम में है। ये पूरा कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम में है। अब दो अलग अलग मैग्नेट्स के कॉम्बिनेशन जैसे ट्रीट कर रहे हैं। इस मैग्नेट को ये मैग्नेटिक फील्ड खुद के अलोंग घुमाने के लिए टॉर्क लगाएगी, डेफिनेटली लगाएगी। इसको इधर घुमाने के लिए टॉर्क लगाएगी, ऐसे टॉर्क लगाएगी, और ये एंगल अल्फा है। तो ये टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो एम इंटू बी इंटू साइन अल्फा। तो ये वाला टॉर्क जो आ रहा है, दिस इज एम इंटू बी इंटू साइन अल्फा। और मैग्नेट इस मैग्नेटिक मोमेंट को भी खुद के अलोंग घुमाने की कोशिश करेगी। हर मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड खुद के अलोंग घुमाने की कोशिश करती है टॉर्क लगा के। तो ये इधर घुमाने की कोशिश कर रही है इसको, और इसके ऊपर टॉर्क के लिए एंगल क्या यूज करेंगे बताओ? 90 माइनस अल्फा। तो ये जो टॉर्क है वो m इंटू बी इंटू साइन ऑफ वॉट एंगल, विच एंगल? 90 माइनस अल्फा। और यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो बताओ कौन सा टॉर्क डोमिनेट कर रहा है? यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो बताओ कौन सा टॉर्क डोमिनेट कर रहा है? जल्दी बताओ। हाँ कर लो बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस याद किया है। अरे अक्षिता, गलत बोल रहे हो बेटा, यहाँ इक्विलिब्रियम है तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो कोई भी टॉर्क डोमिनेट नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम है ना, तो नेट टॉर्क कितना आएगा? जीरो। इसको इधर घुमाने के लिए टॉर्क लगा रही है, इसको इधर घुमाने के लिए टॉर्क लगा रही है, लेकिन ये घूम नहीं रहा स्ट्रक्चर, मतलब नेट टॉर्क जीरो है। तो M2B साइन अल्फा इज इक्वल टू M1B कॉस अल्फा। तो M1/M2 सही लिखा, M2B साइन अल्फा, M1/M2 इज tan अल्फा। ठीक है बेटा, अक्षिता क्लियर हुआ ये? चलो नोट कर लो, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत काम के हैं बेटा। मेथड टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू। नहीं नहीं बेटा अक्षत, आई
यहाँ पे नहीं यूज करना, क्योंकि ये दो मैग्नेट्स हैं। नहीं नहीं, ऐसा अक्षर ऐसा अवॉइड करना बेटा, गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं। अब अपन आ जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स पे। स्क्रीनशॉट लेने के पहले, जब मैं मेरी बात का वेट करना, मैं कहूंगा आप स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिएगा। लास्ट सब टॉपिक एमईसी का, M2/M1 तो कॉट अल्फा हो गया। यस यस यस, मैंने गलत लिखा है क्या कुछ? M1/M2 tan अल्फा है, और इधर भी M1/M2 tan अल्फा है। ठीक है, M2/M1 तो कॉट अल्फा हो जाएगा, सही है ना? चलो, मैग्नेटिक मटेरियल्स में स्क्रीनशॉट लेने के पहले वेट करना, नहीं तो आपको बार बार वो करेक्शंस के साथ स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। हमको दो बेसिक टाइप्स कवर करना है। दो तरह के मटेरियल्स हैं। पहला टाइप जिसमें, मटेरियल का पहला टाइप जिसमें किसी भी एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन एटम इज जीरो, और सेकेंड टाइप है जिसमें किसी एक एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। दो तरह के मटेरियल्स हैं, मेन डिवीजन ये समझना है। कोई भी एक एटम की बात करें, एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो मैंने कहा वो भी समझ में आएगा। एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, और साथ में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी रहता है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम में, सबके पास ये दोनों टाइप्स के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। अच्छा, कुछ एटम्स में ऐसा होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि उनके एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स का रिजल्टेंट जीरो आ जाता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, उन सब का रिजल्टेंट जीरो आ जाता है। दैट इज सेकंड कैटेगरी, जहां पे एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो कैंसिल हो गए। और एक टाइप होता है जहां पर ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, ऑर्बिटल और स्पिन, इन सब का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है। तो जहां इन सब का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, तो उस एटम के पास अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो एक क्लास ऑफ मटेरियल ऐसा है कि एटम के पास अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, तो वो हर एटम एक छोटे से मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, छोटे से डाइपोल जैसा बिहेव करता है, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। और दूसरी कैटेगरी है मटेरियल की, जहां पे एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। तो पहली कैटेगरी जहां पे हर एक एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसमें पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक आ जाते हैं। और दूसरा जहां पे किसी भी एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, दैट कैटेगरी इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। नाउ यू टेक दिस स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अपन अपना फोकस अभी इस पे है, अपना फोकस इस पे है। अब इस तरह के मटेरियल का कोई एक पीस लिया, कोई एक रॉड ली, जिसमें हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। तो होता क्या है, मान लीजिए रॉड लिया आपने, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक की, तो इसमें हर एक एटम उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, ये रैंडमली ओरिएंटेड है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, हर एक एटम का जो नेट, हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, हर एक एटम एक छोटा सा मैग्नेट है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशंस रैंडम है। तो हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होने के बावजूद भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना रहता है? जीरो। तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करता, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है? जीरो। तो यदि हम चाहते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो जाए, हमको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अब वो कैंसिल ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पीस को मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करते हैं? एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेट को रख दो, मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको टॉर्क लगा के खुद के अलोंग अलाइन कर लेगी। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगा। तो अब ये जो, ये हम जानते हैं, ठीक है।
अब इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उसको खुद के अलोंग अलाइन कर लेगी। तो ये जो पीस है फर्स्ट टाइप का, जिसमें एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, उसमें मान लो एक एटम इधर है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, हमने इधर फील्ड स्टैब्लिश करी, इस एक्सटर्नल फील्ड में रखा, बाहर जो फील्ड है, वैक्यूम में जो फील्ड है, इस फील्ड में रखा, तो ये जो फील्ड है इसको घुमा के इधर अलाइन कर देगी। तो अब ऐसा होने वाला है कि ये जो फील्ड है इन मैग्नेटिक मोमेंट्स को खुद के अलोंग अलाइन कर लेगी, तो सिचुएशन ऐसी होने वाली है। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये अलाइन हो गए हैं, सबके मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं। तो ये जो है पीस, इसके पास अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है, तो ये अब मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है। अब ये खुद फील्ड जनरेट करेगा। ये तो बाहर वाली फील्ड थी, वैक्यूम में जो थी, इसके बिना भी जो फील्ड थी, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड। वैक्यूम में जो फील्ड थी वो तो बिना मटेरियल के थे। अब ये मैग्नेटाइज हो गया, तो ये भी फील्ड जनरेट करेगा, इसकी इंटरनल मैग्नेटाइजेशन के कारण फील्ड जनरेट करेगा, तो रिजल्टेंट फील्ड इन दोनों का सम। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आप फील्ड स्टैब्लिश करोगे जितने भी एटम्स है सब के सब अलाइन हो गए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहां पे एक और ताकत काम करती है। ये जो एटम्स है, दे आर परफॉर्मिंग रैंडम थर्मल ऑसिलेशंस, दे आर परफॉर्मिंग रैंडम थर्मल ऑसिलेशंस। तो रैंडम थर्मल ऑसिलेशन के कारण ये जो अलाइनमेंट है ये डिस्टर्ब होने की टेंडेंसी है। दे आर नॉट स्टेशनरी, वो ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं। तो यहां पर एक फैक्टर रैंडम थर्मल ऑसिलेशन का अलाइनमेंट खराब करने की कोशिश कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे जैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो जो नंबर ऑफ एटम्स अलाइन हो रहे हैं वो नंबर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारे अलाइन हो गए हैं। बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत ताकतवर फील्ड आप स्टैब्लिश करोगे, तब ये सब के सब अलाइन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। जितने भी एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स है सब के सब अलाइन जब हो जाते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन। अब और ज्यादा अलाइनमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सारे अलाइन हो गए हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को समझना है कि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रखते हो, तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। सब में सबका रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं रहेगा, कुछ में बहुत हाई मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, कुछ में बहुत कम आएगा। तो जो क्वांटिटी ये बताती है कि ये कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो जो टर्म मिलता है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मटेरियल कितना रिस्पॉन्सिव है। जिस मटेरियल में जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, वो उतना बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसके लिए अपनी मॉड्यूल में जो सिंबल यूज किया वो आई है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इस क्वांटिटी से पता चलता है कि भाई मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सिंबल आई है, इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। स्लाइड स्क्रीन शॉट लेने के पहले सुन लो। और यहां यूनिट डिराइव भी करके दे रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट अपन ने पढ़ा है आई इंटू एरिया, याद है, करंट इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट हम यहां डिराइव कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट करंट इंटू एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर। यू हैव टू रिमेंबर दिस, और यू कैन डिराइव आल्सो। इससे पता चलता है कि मटेरियल कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, कितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट, अभी नोट नहीं करना, अभी स्क्रीनशॉट एक साथ लेना, जब मैं बताऊंगा समझा दूंगा। अब एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, ध्यान से सुनिए। किसी सोलेनॉइड में आपने मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, इसको रखने के पहले सिर्फ सोलेनॉइड की फील्ड थी। जब ये नहीं था
तो जो वैक्यूम थी, वैक्यूम में फील्ड थी, अब इसको रखा है, तो ये जो फील्ड है इसको मैग्नेटाइज करेगी, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही आएगा, इधर साउथ पोल आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने वाला है। अब यहां ऐसा होगा, अपन अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने सिलेबस में अंदर की ही फील्ड है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक मटेरियल में सिर्फ अंदर की फील्ड है। यहां पर सोलेनॉइड की फील्ड तो जैसी थी, जो वैक्यूम में थी वो सोलेनॉइड की फील्ड थी, बी नॉट म्यू नॉट एन आई। अब इसके कारण अंदर एक और फील्ड स्टैब्लिश हो गई है ना, हमें मालूम है कोई मैग्नेट जो है अंदर उसकी फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जिधर मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, और बाहर जो फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ, ये फील्ड लाइंस ऐसी चलेंगी, हमको मालूम है। तो जिधर मैग्नेटिक मोमेंट रहता है ये फील्ड उधर ही स्टैब्लिश करेगा। तो इसके मैग्नेटाइज होने पर एक ये खुद की फील्ड स्टैब्लिश कर लेगा और बाहर की फील्ड तो है ही, तो रिजल्टेंट फील्ड इन दोनों के सम से मिलेगी। और जो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको मेमोराइज करना है वो ये है कि ये मैग्नेटाइज होने के बाद अंदर जो फील्ड स्टैब्लिश करता है वो इसके मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होने वाला है, कॉमन सेंस वाली बात है, उतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। अंदर इंडक्शन के कारण, इसके मैग्नेटाइज होने के कारण जो फील्ड ये जनरेट करता है अंदर, बाहर नहीं, दैट इज सिंपली म्यू नॉट टाइम्स आई। आई जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसको फील करें, ताकत, उसकी मैग्नेट की ताकत, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कौन बताएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि उसके मैग्नेटाइज होने के कारण वो जो खुद अंदर फील्ड जनरेट करता है दैट इज सिंपली म्यू नॉट टाइम्स दी ताकत। ताकत इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको ताकत जैसा विजुलाइज करें तो ये मैंने यहां लिखा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो वो मैग्नेटाइज होने के बाद खुद के अंदर फील्ड जनरेट करता है, दैट इज सिंपली म्यू नॉट टाइम्स आई। प्लीज नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एनालिसिस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन और सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट एक साथ लीजिएगा। एक बार मैग्नेट बनाया है, उसका मास m है, एटॉमिक मास m नॉट है, मटेरियल की डेंसिटी रो है। मास वैसे नहीं दे रखा ओरिजिनल क्वेश्चन में, लेकिन मैंने दे दिया। और वो कहते हैं इस बार मैग्नेट के एक एटम के पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यू है, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो म्यू है। अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है, मैक्सिमम ताकत यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज पे अटेंशन। सो यहां पे मान लो एक एग्जांपल, मान लो यहाँ पे 10 एटम्स हैं, सिर्फ 10 एटम्स हैं, और एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है। नेचुरली अकरिंग पीस में तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरे सबका मिलकर कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा? जीरो। यदि अपन इसको मैग्नेटाइज करेंगे तो बताओ इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? मैक्सिमम कितना आएगा? 0 म्यू नहीं, 10 म्यू। जब सब अलाइन हो जाएंगे, जब सब अलाइन हो जाएंगे तब सबका ऐड होके मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। इससे ज्यादा बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट पॉसिबल है ही नहीं, इसको कहते हैं सैचुरेशन। जब सब के सब अलाइन हो गए हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो यहां जब अपने को मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, आई मैक्स निकालना है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? सुनिए ध्यान से। पहले नंबर ऑफ एटम्स, मास m है तो इतने एटम्स मिलेंगे, सॉरी इतने मोल्स मिलेंगे। मास को एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इतने मोल्स हैं, इसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने एटम्स हो गए। बहुत इजी है, केमिस्ट्री में 1000 बार किया होगा। ये नंबर ऑफ मोल्स, इतने एटम्स है, तो ये जो मास दे रखा है इसमें इतने एटम्स हैं, इतने एटम्स का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दिस इनटू म्यू
एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है तो इतने टोटल एटम्स का 10 इंटू म्यू, तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। इसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम क्या है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो ये आई मैक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार और फटाफट, भाई मास m में नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने टोटल एटम्स हैं, और मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट जब सब अलाइन हो जाएंगे तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगा, जैसे 10 म्यू था तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू म्यू, दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। टोटल मास इज नॉट नीडेड, ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, वो मैंने लिख दिया, मतलब चलो अब चलने दो, कौन सा उसका किराया देना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा फील वाला काम। ठीक है, अपने को अब समझना है कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, है ना, मैं लिख दूंगा अभी, आप स्क्रीनशॉट मत लेना। सैचुरेशन, जब सारे एटम्स अलाइन हो जाते हैं, दैट कंडीशन इज सैचुरेशन। आगे लिखवाऊंगा वैसे तो मैं, आई की डायरेक्शन अलोंग एम, यस यस बेटा सही है ना हेमांग, बिल्कुल ठीक है। जो टर्म अभी समझ रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आप लिख लो, थोड़ा सा तो लिख ही लो स्क्रीनशॉट में, जहां अपन इस क्वांटिटी को समझ रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं एच, और एच का बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब बेटा एक स्टूडेंट के कारण मैं 30 सेकेंड यदि एक्स्ट्रा रुकता हूं तो बेटा बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, अभी मत लो स्क्रीनशॉट, जब मैं बोलूंगा तब। मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझो ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका फील्ड डेवलप करना है, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा सा फील्ड डेवलप करेंगे, फिर जो मैं कहूंगा वो आप नोट करेंगे। एच इज सिंपली इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड जो कि मैग्नेटाइज करती है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और उसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर एसआई सिस्टम में, और सीजीएस में है ओरस्टेड, साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, तो पहले तो इसका कैलकुलेशन देख लेते, कोई क्वेश्चन आता है तो एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, और जो मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। किसी सोलेनॉइड के लिए जनरली पूछते हैं, 99% क्वेश्चन में सोलेनॉइड के लिए पूछते हैं, तो कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड दिया है, इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिया है, इसका करंट दे दिया है, और यहाँ कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है कोर में, इसके कोर में मैग्नेटिक मटेरियल है, और आपको पूछेंगे बताओ एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। तो एक्सटर्नल फील्ड कौन जनरेट कर रहा है भाई, एक तो ये खुद फील्ड जनरेट करेगा मैग्नेटाइज होने के बाद, और एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, वैक्यूम में कौन फील्ड जनरेट कर रहा है, जब ये मटेरियल नहीं था तब भी ये सोलेनॉइड फील्ड जनरेट कर रहा था, तो बी नॉट जो है वो सोलेनॉइड की फील्ड है, तो एच जो है वैल्यू निकालना है, सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो ये, और डायरेक्शन भी चाहिए, तो और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है जिस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में, तो हटाओ इसको, हमको तो एक्सटर्नल सोर्स के साथ काम करना है, तो इसकी जो फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो एच बी इस डायरेक्शन में, जिधर फील्ड एक्सटर्नल फील्ड रहेगी एच उसी डायरेक्शन में रहेगा, और एच की वैल्यू निकालना है, तो बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। व्हाट इज बी नॉट, म्यू नॉट एन आई। तो सोलेनॉइड के लिए तो ये याद ही रख लो, एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट,
एन इज पर मीटर, तो एम्पियर पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी टर्न्स पर मीटर, तो इसकी यूनिट आ गई पर मीटर, और ये एम्पियर तो यूनिट एम्पियर पर मीटर। तो सोलेनॉइड के लिए क्वेश्चन आता है, और किसी के लिए भी आए, तो मैग्नेटिक मटेरियल को हटा दो, जो बाहर वाला सोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि जो बाहर वाले की फील्ड है उसको म्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो आपको एच मिल जाएगा, जिसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बेटा ये हेमांग थोड़ा सा कॉमन सेंस, हम एक्सटर्नल फील्ड के साथ काम कर रहे हैं, तो वो तो वैक्यूम वाली फील्ड है ना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि यहां पर इस अब फील्ड इसका हम हमारे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इंटरप्रिटेशन डेवलप कर रहे हैं, ऐसे कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। ये जो बी नॉट है, दिस इज म्यू नॉट इंटू एच, ये बाहर वाली फील्ड है। जब मटेरियल रखते हैं तो उसमें रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालते हैं, यहां पर आपने कोई मटेरियल रख दिया, जैसे सोलेनॉइड के अंदर आप कोई मटेरियल रखेंगे तो यहां पर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो ये खुद भी फील्ड जनरेट करेगा और बाहर वाली फील्ड भी है। तो जो बाहर वाली फील्ड है वो म्यू नॉट इंटू एच है, और अंदर वाली फील्ड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये फॉर्मूले बहुत इजीली आप रिटेन कर पाए, अंदर वाली फील्ड इज म्यू नॉट इंटू अंदर वाली ताकत, यानी अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप होता है। तो ये फील हो जाना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ताकत है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज द ताकत, ये अंदर वाले सोर्स की ताकत, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले की फील्ड मिलेगी। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा, ताकत उतनी ज्यादा, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंदर वाली की ताकत से अंदर वाली फील्ड मिलेगी। ऐसी एच को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके बाहर वाले की फील्ड मिल रही है, तो यू कैन इंटरप्रेट दिस एज बाहर वाली ताकत, एक्सटर्नल ताकत, यानी बाहर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्चुअल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहां पर ये तो हमको मालूम है ये इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये बाहर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा विजुअलाइज कर लोगे तो चीजों को याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। और मैं समझाता हूं, देख जैसे यहां देखो ध्यान से, मैंने इसका डेरिवेशन भी दिया है कि हम एच को ऐसे कैलकुलेट करेंगे और इसको विजुअलाइज कर सकते हैं बाहर वाले की ताकत है, बाहर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज पे अटेंशन। तो यहां पर ये सोलेनॉइड है, इसके लिए एच की वैल्यू निकालना है, अंदर मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो ये बाहर वाला है, ये बाहर वाले की फील्ड और एन आई। अब हम इसके लिए प्रूव करेंगे कि ये जो ताकत है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। कैसे? एक टर्न सोलेनॉइड के लिए आपने, और हमने यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन मान लिए, करंट आई है, लेंथ एल है, एरिया ए है, तो एच की वैल्यू तो बी नॉट बाय म्यू नॉट से एन आई आएगी। अच्छा, अब एक टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, एक टर्न सिंगल टर्न का आई इंटू ए, ये एरिया ए है तो लूप का भी एरिया, एक टर्न का एरिया ए आ गया, तो एक टर्न के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज आई इंटू ए। तो टोटल कितने टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n into L is total number of turns, number of turns per unit length into length gives you total number of turns। इतने टोटल टर्न्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये बाहर वाला फैक्टर उसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया जो कि सब इंडक्शन वगैरह कॉज कर रहा है, ये बाहर वाला फैक्टर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, ए इंटू एल। ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को अपन वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको डिवाइड करो वॉल्यूम से, ए और एल से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, एन आई। एन आई इज बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड।
ठीक है। तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, हमारा फील बिल्कुल सही है। एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, हमने इसको कैसे अपने दिमाग में, लिखना नहीं कॉपी में, हमारे दिमाग के लिए एच को अपन इंटरप्रेट करेंगे बाहर वाले की ताकत, और ताकत होती है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो हमने प्रूव भी किया कि यदि हम इस फॉर्मूले से एच निकालते हैं सोलेनोइड के लिए, तो एच की वैल्यू आती है एन आई, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी कितना आ रहा है, एन आई। मतलब सही है हमारा फील, बट ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। तो हमारे लिए चीजों को याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। एक्सटर्नल ताकत, ठीक है। तो जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो मैं बता देता हूं। ये हो जाएगा बी नोट, हटाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। और फॉर सोलेनॉइड H is equal to N into I, and it is also its magnetic moment per यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो। दे लिया। अब चीजों को रिकॉल करना, लिखना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। और मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां प्लीज पे अटेंशन, नया पॉइंट है। जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में, जैसे यहां पर अभी सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट है, और ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो वैक्यूम में यही फील्ड जनरेट कर रहा है। और इसको एक्सटर्नल एजेंट भी बोलेंगे, इसको, इसकी फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड भी बोलेंगे, क्योंकि जब इसको रखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये अपने मैग्नेटाइजेशन के कारण खुद एक इंटरनल फील्ड जनरेट करेगा, और ये भी फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इसकी फील्ड एक्सटर्नल हो गई। ये खुद की जो फील्ड जनरेट कर रहा है, बेसिकली कॉमन सेंस, वो उसकी इंटरनल फील्ड हो गई। और सोलेनॉइड जो जनरेट कर रहा है वो एक्सटर्नल फील्ड। मतलब वैक्यूम में जो फील्ड रहती है वो बाहर वाला जनरेट करता है, क्योंकि तब ये तो है ही नहीं। वैक्यूम की जो फील्ड है उसके लिए ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, ये तो जब नहीं है तब वैक्यूम है। तो ध्यान रखना, वैक्यूम की फील्ड यानी एक्सटर्नल फील्ड, एक ही बात है, एक ही बात है। तो सुने, यहां पर जब हम इस मटेरियल को अंदर रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज होगा। तो इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अक्वायर करता है, वो बाहर वाली फील्ड के प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा बाहर वाली फील्ड रहेगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होने वाला है। तो ये जो आई है बाहर वाली फील्ड यानी बाहर वाली ताकत के प्रोपोर्शनल, अंदर जो ताकत डेवलप होने वाली है, अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप होने वाला है, तो बाहर वाली फील्ड के प्रोपोर्शनल, और बाहर वाली फील्ड एच के प्रोपोर्शनल। तो हम दोनों ताकतों को रिलेट कर रहे हैं। अंदर जो इंडक्शन होने वाला है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट होने वाला है, और बाहर जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इसको जनरेट करने की कोशिश कर रहा है उतना ज्यादा होगा, पहली बात। तो यहाँ जो आई है वो एच के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करेंगे तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको ग्जाए बोलते हैं, ग्जाए, ग्रीक लेटर है ग्जाए। इसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट लेना जब मैं कहूं आपको। और ये नंबर क्या बताता है, अलग अलग मटेरियल को यहां रखेंगे तो उसमें अलग अलग इंटेंसिटी डेवलप होगी। इसी सेम सोलेनॉइड के अंदर अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो उसमें अलग अलग मैग्नेटाइजेशन स्टैब्लिश होगा। सबका रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, कोई कम मैग्नेटाइज होगा। तो ये जो ज़ाय है ये बताएगा कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा डेवलप होगी। जिस मटेरियल के लिए ज़ाय जितना ज्यादा है उसमें मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो ज़ाय जिसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस टेल्स यू द रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। ज़ाय डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो I इज इक्वल टू xi टाइम्स h, अंदर वाली ताकत इज xi टाइम्स बाहर वाली ताकत। इसको ऐसा स्टोर कर लें।
और ये जो अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप होने वाला है वो बाहर वाली फील्ड की डायरेक्शन में, बाहर वाली फील्ड इधर तो अंदर वाला मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एक्सटर्नल फील्ड यानी एच, सब सेम डायरेक्शन में, एच बी सी डायरेक्शन में, बी नॉट एच सब सेम डायरेक्शन में। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन आया। तो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब आगे बहुत ध्यान से सुनना है आपको, नहीं तो आपको घोटना पड़ेगा। समझ लिया, और कल एक बार और ये 15-20 मिनट का पार्ट सुन लिया आपने लेक्चर का, आपको कभी चीजों को घोटना नहीं पड़ेगा। अब जो रिजल्टेंट फील्ड यहां डेवलप होती है उसमें भाई ये जो बाहर वाली फील्ड तो है ही सही, और अब इसके मैग्नेटाइजेशन के कारण एक इंड्यूस्ड फील्ड भी आ गई। बाहर वाली फील्ड तो एज इट इज रहेगी रहेगी, और एक इंड्यूस्ड फील्ड भी आ गई। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है दैट इज बाहर वाली फील्ड जो कि वैक्यूम में थी पहले, प्लस इसके रखने पर जो इंडक्शन के कारण फील्ड आई। आगे देखें, ये जो अंदर वाली फील्ड है वो म्यू नॉट टाइम्स अंदर वाली ताकत, याद रखने का तरीका, अंदर वाली फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स अंदर वाली ताकत, ताकत यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और अभी हमने एक नया रिलेशन लिखा, आई इज xi टाइम्स h, आई इज xi टाइम्स h। ठीक है भाई, सर अभी पढ़ा, चलो यहीं के यहीं है तो रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं है। और म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच डेफिनेशन एच की, म्यू नॉट इंटू बाहर वाली ताकत, म्यू नॉट इंटू एच यानी बाहर वाली फील्ड। तो म्यू नॉट एच को बी नॉट से रिप्लेस कर दिया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके जैसा रिलेशन मिला। अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप होती है वो xi टाइम्स बाहर वाली फील्ड, अंदर वाली ताकत xi टाइम्स बाहर वाली ताकत, अंदर वाली फील्ड xi टाइम्स बाहर वाली फील्ड, एक जैसा रिलेशन है, याद रखना इजी हो जाएगा। तो अंदर जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो बाहर वाले के xi टाइम्स होता है। अंदर वाला मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज xi टाइम्स बाहर वाला मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बाहर वाली ताकत यानी h। अंदर जो फील्ड इंडक्शन के कारण डेवलप हुई दैट इज xi टाइम्स बाहर वाली फील्ड। ये दो रिलेशंस एक जैसे, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट बी नॉट एज इट इज, बी आई को क्या लिखा, अंदर जो फील्ड डेवलप हुई दैट इज xi टाइम्स बाहर वाली फील्ड, दैट इज xi टाइम्स बाहर वाली फील्ड। और बी नॉट बाहर निकाल दो, 1 प्लस xi, बी नॉट बाहर निकाल देंगे तो 1 प्लस xi आ जाएगा। अब 1 प्लस xi जो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। 1 प्लस xi को कहा है म्यू आर, 1 प्लस xi इज म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो इसको म्यू आर कह देंगे तो देखो रिलेशन क्या आ गया, रिजल्टेंट फील्ड इज म्यू आर टाइम्स बी नॉट, म्यू आर टाइम्स बी नॉट। ठीक है, तो अब ये इसको थोड़ा, इसका थोड़ा सा फील्ड डेवलप कर लेते हैं, जस्ट वन मोर कॉन्सेप्ट, फिर आप, अच्छा स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, टेक द स्क्रीनशॉट, आज मजा आ गया सर। चलो फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। काफी सिमिलर है। अब जो समझना है पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में जो डिफरेंस है वो आपको बताता हूं मैं। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में म्यू, सॉरी, एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन और यहाँ जो डेफिनेशन है वो अलग क्यों है। हमने देखा है कि किसी मीडियम में, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में फील्ड जो है ई नॉट बाई के, तो ये जिस फैक्टर से फील्ड कम हो जाती है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं, जिस फैक्टर से फील्ड कम हो जाती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में उल्टा है, रिजल्टेंट फील्ड जिस फैक्टर से बढ़ जाती है उसको रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। ऐसा क्यों, दोनों में डिफरेंस क्यों, ध्यान से सुनो। यहां पर इंडक्शन के कारण जो फील्ड डेवलप होती है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट, ध्यान से सुनो बेटा। से मान लीजिए यहां एक कैपेसिटर है और ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मैं इधर ड्रॉ करता हूं, एक्सटर्नल फील्ड इधर आई। अब कोई मटेरियल यहां रख देते हैं,
पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड रहेगी, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड फील्ड, इंडक्शन के कारण फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है जो कैपेसिटर प्लेट जनरेट कर रही है, इंटरनल फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड इस डायरेक्शन में। यहाँ फील्ड कम हो जाती है, ई नॉट से कम हो जाती है, तो जिस फैक्टर से कम हो जाती है दैट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का असर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर यदि अपन किसी मटेरियल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सपोज सोलेनॉइड है, ये इधर फील्ड जनरेट कर रहा है, अब आपने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया है यहाँ, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन इसी डायरेक्शन में होगा, डाइपोल्स इधर अलाइन हो जाएंगे, ये साउथ ये नॉर्थ, तो उसकी खुद की फील्ड इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, इंटरनल फील्ड इसी, ये एक्सटर्नल फील्ड और खुद की फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फील्ड बढ़ जाती है। जिस फैक्टर से बढ़ जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ मटेरियल, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिस फैक्टर से फील्ड बढ़ जाती है दैट इज डिफाइंड एज म्यू आर। ठीक है, तो ये फील होना चाहिए कि यहाँ म्यू आर बी नॉट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट फील्ड मिलती है वो नंबर कहलाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ये जो है 1 प्लस xi वो फैक्टर है जिससे कि ये फील्ड मल्टीप्लाई होके रिजल्टेंट फील्ड में कन्वर्ट होती है, जिस फैक्टर से बढ़ जाती है, तो 1 प्लस xi इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, इज दिस ओके? चलो अब एक बार पूरा कॉम्प्रेंड कर लेते हैं और एक फॉर्मूला और लिखता हूं। क्या याद रखना है? अंदर वाली ताकत इज xi टाइम्स बाहर वाली ताकत। ठीक है, और ये तो हमको ये रिलेशन तो याद रखना है, बी नॉट बाय म्यू नॉट इज एच, ये तो घोटना है, ये अलग ही तरह का रिलेशन है। ठीक है, और अंदर वाली फील्ड इज xi टाइम्स बाहर वाली फील्ड, अंदर का रिस्पॉन्स इज xi टाइम्स बाहर वाला रिस्पॉन्स, और रिजल्टेंट फील्ड जिस फैक्टर से बढ़ जाती है दैट इज कॉल्ड म्यू आर। ठीक है, इतना हमने पहले ही समझ लिया। और ये भी ध्यान रखना, ये जो अंदर वाली फील्ड है दैट इज म्यू नॉट टाइम्स अंदर वाली ताकत, बाहर वाली फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स बाहर वाली ताकत, ये तो हमने पहले ही समझ लिया। अब एक नया और फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखो, उसको मैं डिराइव करता हूं, या डिराइव किया हुआ है। ये जो रिजल्टेंट फील्ड है, जो रिजल्टेंट फील्ड है, दिस इज म्यू आर टाइम्स बी नॉट, म्यू आर टाइम्स बी नॉट, बी नॉट इज म्यू नॉट टाइम्स एच। ये प्रोडक्ट कहलाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ये तो रिलेटिव है, ये तो क्या है, रिलेटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट वर्ड लगाए तो ठीक है, नहीं तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है ये प्रोडक्ट, नॉट म्यू आर। तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये सबको मालूम होगा। मीडियम के लिए जो टर्म डिवाइडेड बाय वैक्यूम के लिए टर्म इज रिलेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा है। म्यू एम बाय म्यू नॉट इज म्यू आर, तो म्यू एम इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो ये याद रखेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, या क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले अभी यूज करने में आएंगे, यू विल रियली एंजॉय। बट ये फॉर्मूले कल जब अपन लेक्चर चालू करेंगे तब तक आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, बहुत अच्छे से। तो बी रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के मैं तरीके एक बार बता देता हूं। बी रिजल्टेंट, यदि आपको बी नॉट दे रखी है तो जिस फैक्टर से बी नॉट बढ़ जाती है उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यदि आपको एच की वैल्यू दे रही है तो प्लीज पे अटेंशन, एच से यदि रिजल्टेंट फील्ड निकालना है तो आप ये रिलेशन लिख लो, लिख लो, ये रिलेशन लिखो सबसे पहले। और यदि आपको एच के टर्म्स में काम करना है तो आप म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच लिख दो, और ये म्यू मीडियम है, म्यू मीडियम इंटू एच। तो बी नॉट से ऐसे निकालेंगे और एच से ऐसे निकालेंगे। यस यस, रिलेटिव डेंसिटी में भी ऐसा ही होता है बेटा। ठीक है, बी आई इज बी इंटरनल ड्यू टू इंडक्शन, फील्ड ड्यू टू इंडक्शन। अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल करवाएंगे। और अभी मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल के, तो थोड़ा समय अपन बचा लेंगे। जो अनसॉल्व्ड है वो आपको सॉल्व करना है, जो सॉल्व्ड है वो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं,
तो इलस्ट्रेशन 36 पेज 58 सुने ध्यान से। A solenoid has solenoid के लिए you're given 50 turns per meter and current is 3 amperes. उसमें करंट दिया 3 amperes. कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सोलिनॉइड इज 5000. रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर। सोलिनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिए हैं, करंट दे दिया है, म्यू आर की वैल्यू 5000 है, और आपको कहते हैं एच बताओ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताओ, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर बताओ। तो क्या कहा है, एक सोलिनॉइड है, उसके अंदर एक कोर रख दिया, मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है, और ये डेटा दिया आपको, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू भी आपको देती है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्सटर्नल फैक्टर पे, ये इसकी खुद की फील्ड इंटरनल, ये एक्सटर्नल फैक्टर। तो बी नॉट बाय म्यू नॉट दैट इज एन आई। ये एच की वैल्यू आ गई। बहुत इजी लगने वाला है यदि फॉर्मूले आप रिकॉल कर सकते हैं तो। अब आई जो है अंदर वाली ताकत इस xi टाइम्स बाहर वाली ताकत, और xi 1 प्लस xi इज इक्वल टू म्यू आर। हमने 1 प्लस xi को म्यू आर से रिप्लेस किया था, ये मत भूलना। तो xi की वैल्यू होगी 5000 माइनस 1। तो ये आराम से, मतलब xi की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और फील्ड पूछिए तो रिजल्टेंट फील्ड, ध्यान से सुनो, फील्ड निकालने के लिए यदि H गिवन है तो म्यू ऑफ मीडियम इंटू एच, और यदि म्यू आर गिवन है तो म्यू आर इंटू बी नॉट। ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक से दूसरे को आप लिंक कर सकते हैं, कोई भी एक मालूम है दूसरा लिख सकते हैं। तो H को म्यू ऑफ मीडियम से मल्टीप्लाई करके आपको B की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां आपको म्यू आर की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, म्यू आर की। तो ये फॉर्मूला बेहतर है, म्यू मीडियम दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और बी नॉट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो दिस इज 5000 टाइम्स म्यू नॉट एन आई। क्या ये भी करना चाहते हैं, इससे भी यही आंसर मिलेगा, म्यू रिलेटिव इनटू बी नॉट, जिस फैक्टर से फील्ड बढ़ जाती है वो म्यू आर है, और ओरिजिनल फील्ड वैक्यूम में म्यू नॉट एन आई थी। इससे भी यही मिलेगा। म्यू एम कैसे लिखेंगे, म्यू एम लिखने के लिए म्यू आर इंटू म्यू नॉट करेंगे, और एच यानी एन आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? फिर नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 37 पेज 59। इलस्ट्रेशन 37 पेज 59, क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड H फॉर आयरन इज गिवन एज दिस। क्वेश्चन में गिवन है म्यू और H के बीच में रिलेशन गिवन है, हेनरी पर मीटर। चिंता मत करना, हेनरी अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन वो ऐसा ही सिस्टम है, तो डोंट माइंड द यूनिट। वो कहते हैं H की वैल्यू बताओ जब मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, फाइंड वैल्यू ऑफ H व्हेन फील्ड बिकम्स 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फील्ड की भी यूनिट को माइंड मत करना, ये नेक्स्ट टॉपिक से लिंक्ड है। ये फील्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर, अभी तो याद रखना आपको, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज बेसिकली टेस्ला। मैंने जान करके ये क्वेश्चन लिया था कि ये यूनिट कहीं आ जाए तो यू फील कंफर्टेबल कि हाँ यार ये वेबर क्या है पढ़ेंगे, बट वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा है भाई, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, अब इसके साथ एडजेक्टिव नहीं लगाया है। रिलेटिव बोला होता तो रिलेटिव लेते, यदि रिलेटिव वर्ड नहीं है तो ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। और आपको कहते हैं एच की वैल्यू बताओ जबकि फील्ड 1 हो जाएगी। तो जो फील्ड और एच के बीच में रिलेशन है, म्यू ऑफ मीडियम इंटू एच, म्यू आर नहीं आता, यहां म्यू आता है। ठीक है, म्यू आर कहां आएगा, जहां बी नॉट यूज करोगे।
तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 चाहिए, म्यू ऑफ मीडियम इज 0.4 डिवाइडेड बाय h प्लस 12 इंटू 10⁻⁻4। ये म्यू दे रखा है, दिस इंटू h चाहिए, h की वैल्यू पूछिए ताकि फील्ड कितनी हो जाए 1। यू हैव वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। करिश्मा 1 मिनट बेटा, ठीक है। ठीक है, तो अब कल के लेक्चर के पहले ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इलस्ट्रेशन 38, फिर खत्म करते हैं। इलस्ट्रेशन 30 यार, ठीक है 2 मिनट बाकी हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो स्क्रीन शॉट्स हैं ये ले लेते हो आप, इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बच्चे बता रहे हैं कि स्क्रीन शॉट्स तो हम इजीली ले लेते हैं, बट आप क्या करते हो, स्क्रीन शॉट्स लेना है और आपको फिर आधा घंटा बैठ के स्क्रीन शॉट्स यूज करके नोट्स बनाना है। तो वो काम आपको कोशिश करना आज आप जब सोने जाएं उसके पहले हो जाए। उसका बहुत बड़ा फायदा ये मिलेगा कि लेक्चर में जो बातें सुनी है वो आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगी, तो एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि क्या हो रहा है, ये मैं सब जगह देख रहा हूँ स्क्रीन शॉट्स पे चल रहा है काम, ठीक है। जहाँ कंटेंट ज्यादा है स्क्रीन शॉट्स पे ही फोकस है। उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है, आपको लेक्चर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वापस। डोंट नीड टू वॉच द लेक्चर अगेन। जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो उस समय अलर्ट रह के बनाएंगे तो आपका एक रिवीजन वहीं कहीं हो जाएगा, एक बहुत बड़ा फायदा उसका, ठीक है। इससे मत भागो, अपने मन के गुलाम मत बनो, यू हैव टू फाइट योर माइंड। वो मना भी कर रहा है नहीं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना उनका रिटेंशन बहुत अच्छा है, फ्रेश। जो अभी लेक्चर अटेंड किया है उसके नोट्स आज सोने के पहले बनाना, नोट्स बनाना है। तो करीबन 12 15 एक स्क्रीनशॉट्स रहते हैं आपके, 15 एक स्क्रीनशॉट्स रहते हैं या कभी कभी 20 हो जाते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट जो है करीबन आधा पेज आपका ऑक्यूपाई करेगा, आधा पेज ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो वो नोट्स में आपको कन्वर्ट कर लेना आज के आज, ये आप कोशिश करो, ठीक है। यू कैन कॉल मी एट 8 और 8:30, चलेगा बेटा। अभी नोट्स बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्लास नोट साथ में ही बन रहे हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बाद वाली स्लाइड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बाद वाली स्लाइड।